स्लिम दिखना केवल वसा से संबंधित है, तो आज से ही शब्द का प्रयोग न करें। इसके बजाय इसे कहिए वसा घटाना, क्योंकि वजन में हड्डियां, पानी, मांसपेशियां सब शामिल होते हैं। लेकिन असली बात है, हम किस चीज को घटाना चाहते हैं। हमारा मकसद होना चाहिए शरीर की ज्यादा फैट को घटाना, न कि मांसपेशियों को। अब बात करते हैं, हम वजन कैसे बढ़ाते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। आज की पीढ़ी में सबसे बड़ा कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जंक फूड तक आसान पहुंच, इजी एक्सेस टू जंक फूड। गलत खाने का समय या अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी या खराब नींद का पैटर्न, इरेगुलर और इन्फेस। कुछ दवाइयां भी वजन बढ़ा सकती हैं। और सबसे अनदेखा लेकिन अहम कारण, परिवार का इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता या दादा दादी को मोटापा था, तो यह आनुवांशिक रूप से आपके अंदर भी आ सकता है। चाहे आप सही खाना खाएं, एक्टिव रहें, फिर भी वजन बढ़ सकता है, सिर्फ इस आनुवांशिक प्रभाव की वजह से। अब बात करते हैं, तनाव, स्ट्रेस कैसे वजन बढ़ा सकता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो उसका शरीर अधिक मात्रा में कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन बनाता है। कोर्टिसोल को हम कहते हैं तनाव हार्मोन। यह तब बनता है जब शरीर खतरे या दबाव में महसूस करता है। और जैसे ही यह हार्मोन बनता है, शरीर को अचानक बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत महसूस होने लगती है। भावनात्मक संदेश, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे वजन बढ़ने के पीछे केवल खाना या एक्सरसाइज ही जिम्मेदार नहीं है। हमारा तनाव, हमारी नींद, हमारी आदतें और यहां तक कि हमारा पारिवारिक इतिहास भी हमारे शरीर को अंदर से प्रभावित करता है। इसलिए खुद को कोसने के बजाय अपने शरीर को समझिए, उसकी भाषा सुनिए और बदलाव की शुरुआत सच्चे जान से कीजिए। यदि आप चाहें तो मैं इस वीडियो के अगले हिस्से का भी इसी तरह भावों से भरा हिंदी अनुवाद, साथ ही स्लाइड, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप में भी तैयार कर सकता हूं। क्या मैं अगला भाग भी अनुवाद करूं? यह रहा आपके दिए गए हिस्से का हिंदी अनुवाद, भावनाओं और अर्थ के साथ। ऐसा भी कई बार ऐसा भी होता है कि भोजन और गतिविधियों में कोई अनियमितता नहीं होती, फिर भी व्यक्ति का वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यह आता है पारिवारिक इतिहास से। अगर आपके परिवार में मोटापे का इतिहास है, तो आपके शरीर की प्रवृत्ति भी वैसी हो सकती है। बिना किसी बड़ी गलती के भी वजन बढ़ सकता है। अब हम देखेंगे कि तनाव, स्ट्रेस कैसे वजन बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है, तो उसका शरीर बड़ी मात्रा में एक हार्मोन बनाता है, जिसे कहते हैं कोर्टिसोल, यानी तनाव हार्मोन। जब यह हार्मोन शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगता है, तो शरीर को लगता है कि उसके पास ऊर्जा की कमी है। तब शरीर करता है शुगर की तीव्र इच्छा, ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके। पर यह होता है एक भ्रम, और इसी के चलते शरीर मेटाबॉलिज्म को धीमा, स्लो मेटाबॉलिज्म कर देता है। तनाव के कारण सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही नहीं, पाचन तंत्र,
भी प्रभावित होता है। शरीर तनाव में आकर खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता। और इसी के साथ शुरू होता है एक और आम समस्या, भावनात्मक भोजन, इमोशनल ईटिंग। आजकल की तेज उलझन भरी जिंदगी में हम अक्सर खाने का सहारा लेते हैं, अपने मन के खालीपन या उदासी को भरने के लिए, ना कि शरीर की भूख को शांत करने के लिए। इसे ही कहते हैं इमोशनल ईटिंग, भावनाओं में बहकर खाना। तनाव शरीर का सबसे अदृश्य दुश्मन है। यह ना केवल हमारे दिमाग को घेरता है, बल्कि धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से तोड़ता है। वजन बढ़ाता है, पाचन बिगाड़ता है, इच्छाएं बढ़ाता है और अंत में हमें हमारी असली जरूरतों से भटका देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने तनाव को समझें, उससे भागे नहीं, बल्कि उसे हीलिंग और होश के साथ सामना करें। यदि आप चाहे तो मैं अगले भाग का अनुवाद भी इसी शैली में कर सकता हूं, या फिर पूरे सत्र का संक्षेप में एक भावनात्मक हिंदी पीडीएफ, माइंड मैप या स्लाइड शो तैयार कर सकता हूं। क्या आपको यह जारी रखना है? यह रहा इस हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जो गहराई से समझने और महसूस करने में मदद करेगा। जब शरीर तनाव में होता है तो उसे लगता है कि उसमें ऊर्जा जी की भारी कमी है। इसलिए वह तुरंत ऊर्जा के लिए मीठा और जंक फूड खाने की तीव्र इच्छा जगाता है। पर अफसोस, इस ऊर्जा की मांग को पूरा करने के चक्कर में हमारा मेटाबॉलिज्म और धीमा हो जाता है। मतलब, शरीर की चयापचय प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है, जो आगे जाकर और भी वजन बढ़ने का कारण बनती है। तनाव का एक और गहरा असर होता है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाता। और फिर आता है एक आजकल का आम मुद्दा, भावनात्मक भोजन, इमोशनल ईटिंग। जब किसी से पूछा जाता है, इतना जंक फूड क्यों खाते हो, तो जवाब आता है, बहुत तनाव है, काम का प्रेशर है, डेडलाइन है, कुछ मीठा खा लूं तो दिमाग शांत हो जाता है। यह सब कुछ मन का खेल है, इमोशनल हंगर, ना कि शरीर की असली भूख। पिज्जा खाने से तनाव नहीं जाता, यह बस एक अस्थाई दिलासा है। और जब नींद ठीक ना हो, जब आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो, तो शरीर की ऊर्जा भरने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। नींद ही वह समय है जब शरीर ठीक होता है, खुद को पुनः ऊर्जा से भरता है, टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करता है। अगर नींद खराब है तो वजन बढ़ना निश्चित है। अब आते हैं कि महत्वपूर्ण विषय पर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर जो खाना और पीना आप लेते हैं, उसे ऊर्जा एनर्जी में बदलता है। उदाहरण, आपने बर्गर खाया, अब शरीर उसे ऊर्जा में बदलता है। यही प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और मेटाबॉलिज्म सिर्फ तब नहीं होता जब आप चलते फिरते हैं, यह तब भी होता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। जैसे सोते समय, बैठे हुए, सांस लेते वक्त, जब शरीर अंदर ही अंदर खुद को ठीक कर रहा होता है। इस अवस्था में जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, या मूल चयापचय दर। यह है वो ऊर्जा जो आपका शरीर बिना कोई खास शारीरिक गतिविधि के भी खर्च करता है,
ताकि जरूरी कार्य जैसे सांस लेना, कोशिकाएं बनाना और अंगों का पुनरुद्धार चलता रहे। भावनात्मक सारांश: तनाव, नींद की कमी और भावनात्मक भोजन, ये सब हमारे शरीर को धीरे धीरे तोड़ते हैं। हम कभी नोटिस नहीं करते कि हमारी आदतें कैसे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं, और फिर हम वजन बढ़ने का दोष सिर्फ खान पान को देते हैं। लेकिन असल जड़ कहीं और होती है, हमारी भावना, नींद, तनाव और दिनचर्या में। अगर आप चाहे तो मैं इस वीडियो के अगले हिस्सों का भी ऐसे ही अनुवाद करता रहूं, या पूरा एक स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप बना सकता हूं। क्या आप अगला भाग भेजना चाहेंगे? यह रहा इस भाग का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, ताकि आप इस जान को गहराई से समझें और महसूस कर सकें। जब आप आराम कर रहे होते हैं, चाहे वो नींद हो या चुपचाप बैठना, आपका शरीर फिर भी काम करता रहता है। पाचन करना, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और विकास, और खुद को ताजा और ऊर्जा से भरने का काम। इन सभी कामों के लिए शरीर को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। इस अवस्था में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, या मूल चयापचय दर। मतलब बिना कोई गतिविधि किए आराम की स्थिति में शरीर जो ऊर्जा खर्च करता है। अब जब आप खाना खाते हैं या व्यायाम करते हैं, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वह सामान्य, नॉर्मल है। लेकिन जब आराम की स्थिति में है, फिर भी शरीर जो काम करता है उसे कहा जाता है। अब सवाल उठता है अब सवाल उठता है कि ये बीएमआर जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तय करता है कि आपका शरीर कितना सक्रिय है, और आपको अपनी वजन घटाने की यात्रा कहां से और कैसे शुरू करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना बीएमआर जानना चाहिए, चाहे वह डॉक्टर से मिले या खुद अपने आहार और जीवन शैली के हिसाब से इसे जानना चाहे। अब बीएमआर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग होता है, क्योंकि शरीर की संरचना अलग होती है। मांसपेशियों की मात्रा और हड्डियों की मजबूती अलग होती है, इसलिए फॉर्मूला में थोड़ा बदलाव होता है। उदाहरण: अगर कोई महिला है जिसकी उम्र है 30 साल, कद है 5 फीट 6 इंच सेमी और वजन है 56.5 किलो, तो उसके बीएमआर का गणना करने पर आता है 1339 कैलोरी प्रतिदिन। मतलब यदि वो पूरे दिन कुछ भी ना करे, फिर भी उसका शरीर कैलोरी कैलोरी खर्च करेगा, केवल जिंदा रहने और आंतरिक कार्यों के लिए। ये बीएमआर ये दर्शाता है कि शरीर अंदर से कितना अच्छे से काम कर रहा है और उसकी प्राकृतिक ऊर्जा खपत कितनी है। अब इस बीएमआर के आधार पर ही तय किया जाता है कि आपको वजन बनाए रखने के लिए कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, या वजन घटाने के लिए कितनी कैलोरी में कटौती करनी होगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं होती, जैसे इंजीनियर या कॉरपोरेट में बैठकर लैपटॉप पर काम करना, तो आपकी जीवन शैली सेडेंटरी, बैठे रहने वाली, मानी जाएगी।
इसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म और वजन पर पड़ता है। भावनात्मक सारांश शरीर की भीतर चल रही गतिविधियां, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, कोशिकाओं का बनना, ये सब बिना रुके होते हैं। यही आपकी बुनियादी ऊर्जा जरूरत है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। यदि हम अपने बीएमआर को समझ जाएं, तो वजन घटाना कोई रहस्य नहीं रहेगा। यह एक वैज्ञानिक और आत्म जागरूक यात्रा बन जाएगी, जहां हम अपने शरीर को समझते हुए प्यार से उसकी जरूरतें पूरी करना सीखते हैं। अगर आप चाहे, तो मैं इस विषय पर आधारित हिंदी स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप अगला भाग भेजना चाहेंगे या कोई विशेष फॉर्मेट पसंद है? यह रहा इस हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें समझ, संवेदना और व्यवहारिक ज्ञान भी समाहित है। अब बात करते हैं स्टावेशन, भूखमरी की भूमिका की, जो वजन बढ़ाने की एक अदृश्य लेकिन बहुत गहरी वजह होती है। सोचिए, एक मरीज आता है और बताता है कि वो बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा। कभी एक दिन, कभी 2 दिन सिर्फ पानी या लिक्विड्स पर है। हालांकि इसे फास्टिंग उपवास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपवास का एक वैज्ञानिक और उपचारात्मक आधार होता है। वो एक सोची समझी प्रक्रिया होती है। लेकिन यहां जो हो रहा है, वो है क्रैश डाइट या असंरचित भूख हड़ताल, जहां ना कोई दिशा है, ना अनुशासन, सिर्फ खाना छोड़ देना। इस तरह की भुखमरी वाली डाइटिंग में न तो शरीर को तैयार किया होता है, न कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। बस कैलोरी कम करनी है, इसलिए खाना बंद कर दो। लेकिन इसका असर शरीर पर बेहद नकारात्मक होता है। आपका शरीर हर समय ऊर्जा मांगता है। चाहे आप सो रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, शरीर को 24 घंटे एनर्जी चाहिए। अब अगर आप अचानक से बहुत कम खाना शुरू कर दें, तो शरीर क्या करेगा? शरीर घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है, और वो सर्वाइवल मोड, बचाव मोड में चला जाता है। इस मोड को आप ऐसे समझिए, जैसे आपके घर में बिजली चली जाती है और आप जनरेटर चालू करते हैं। अब सोचिए, जब जनरेटर चालू होता है, क्या आप पूरा घर बिजली से चला देते हैं? नहीं, आप सिर्फ जरूरी चीजें चलाते हैं, जैसे लाइट, पंखा या फोन चार्जर। आप फ्रिज, मिक्सी, टीवी और एसी एक साथ नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन होते हैं। भावनात्मक सारांश ठीक यही होता है जब आप अपने शरीर को बिना तैयारी के भूखा रखना शुरू कर देते हैं। शरीर घबराकर अपनी एनर्जी को बचाना शुरू करता है और आपकी मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप फिर से खाना शुरू करते हैं, तो शरीर उस खाने को बचाकर वसा फैट के रूप में जमा करने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि फिर से भूखमरी आ सकती है। वजन घटाने के लिए भूखा रहना समाधान नहीं, बल्कि शरीर के साथ सहानुभूति से किया गया संतुलन ही असली इलाज है। अगर आप चाहे तो मैं इस विषय पर आधारित पीडीएफ नोट्स, भावनात्मक स्लाइड्स या माइंड मैप्स भी बना सकता हूं। क्या आप अगला भाग भेजना चाहेंगे या चाहे कि इस हिस्से पर कोई पावर पॉइंट बनाऊं?
ये रहा इस वीडियो अंश का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस, वजन घटाने के मंत्र और सही डाइट की गहराई से व्याख्या है। अब हम एक बेहद जरूरी विषय पर आएंगे, वजन बढ़ना और इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये समस्या आजकल मेटाबॉलिक गड़बड़ियों, खासकर पीसीओएस जैसी बीमारियों में बहुत सामान्य हो गई है। तो होता क्या है? जब आप बार बार ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, खासतौर पर ऐसा खाना जिसमें चीनी या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, तो शरीर को उस शक्कर को संभालने के लिए बहुत सारा इंसुलिन बनाना पड़ता है। शरीर अगर सही समय और सही मात्रा में खाना पाए, तो यह प्रक्रिया संतुलित रहती है। लेकिन अगर खाने का समय गड़बड़ हो जाए या आप बिना अनुशासन के खाते जाए, इंसुलिन बनाता तो रहता है, तो शरीर इंसुलिन हटाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। इसे ही कहते हैं इंसुलिन्स, यानी शरीर में इंसुलिन है, पर वो अपना काम नहीं कर पा रहा। इसे यही वह मोड़ है जहां से वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, ऊर्जा कम होने लगती है और शरीर धीरे धीरे बीमारियों की ओर खिंचता चला जाता है। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जिसका इंतजार हर कोई करता है। वजन कैसे घटाएं? यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है हर किसी के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन, आदतें और भावनाएं भी शामिल होती हैं। तो आइए वजन घटाने के 3 मंत्र जानते हैं। 1. अच्छा व्यायाम। 2. संतुलित और पोषक आहार। 3. ficken bisvärkand, sakirar, सचेत मन और सचेत भोजन। यह केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी पोषण देने का तरीका है। जब आप एक सही डाइट को अपनाते हैं, जो आपकी ऊंचाई, वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर बनाई जाती है, तब आप सही दिशा में पहला कदम रखते हैं। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपनी कैलोरी कम करते हैं, पर संतुलन और समझदारी से, तो आपका शरीर भी सहयोग देने लगता है। वजन घटाना एक अंदरूनी परिवर्तन की यात्रा है, जहां आपको अपने शरीर से दोस्ती करनी होती है, ना कि उसे सजा देनी होती है। जब आप सही खान-पान, व्यायाम और मन का संतुलन साधते हैं, तो आपका शरीर सिर्फ वजन नहीं घटाता, बल्कि एक बार फिर ऊर्जा से भर जाता है। अगर आप चाहें, मैं इस हिस्से का एक हिंदी पीडीएफ नोट, पावरपॉइंट स्लाइड या माइंड मैप भी बना सकता हूं। क्या मैं इस विषय पर स्लाइड शो बनाना शुरू करूं या अगला भाग भेजना चाहेंगे? ये रहा इस भाग का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें वजन घटाने की यात्रा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और जीवन शैली के बदलावों का जिक्र है। जो तरीका मैंने अपनाया वजन घटाने के लिए, वह आपके लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर का विश्लेषण करें, किसी योग्य डॉक्टर या विशेष चीन की सलाह लें, और फिर अपने लिए एक उपयुक्त डाइट प्लान अपनाएं। जब बात वजन घटाने की आती है, तो हम अक्सर कहते हैं, मुझे कोई सप्लीमेंट चाहिए, या फिर कोई आसान तरीका बताओ, जैसे फैट फ्रीज कर देना। हाँ, ये तकनीकें अब मौजूद हैं, लेकिन सुनिए, ये सब दूसरे नंबर की चीजें हैं। सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। देखें कि आप अपने शरीर के अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं। अपने शरीर को समझे, उससे दोस्ती करे, उसकी ज़रूरतों को जाने। तो शायद दफ़ क्यों ज़रूरी में जाने हमने को।
शायद आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोने की आदतें बदलें, अपने जीवन के तरीकों में छोटे छोटे सुधार लाएं। जैसे सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, रोजाना थोड़ी सी हलचल, पानी पीना, थोड़ा सा ध्यान और आत्मनिरीक्षण। याद रखिए, जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर के वजन में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी दिनचर्या में लाने चाहिए ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ और हल्का महसूस करवा सकें। भावनात्मक निष्कर्ष। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे तुरंत बदल दिया जाए। ये एक साथी है जो आपकी जिंदगी के हर अच्छे बुरे दौर में आपके साथ रहा है। इस शरीर को वजन घटाने के नाम पर सजा मत दीजिए, बल्कि उसे प्यार से, समझदारी से एक नई जिंदगी की तरफ ले जाए। अगर आप चाहें तो मैं इस हिस्से का हिंदी स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप भी बना सकता हूं। क्या मैं इस विषय पर स्लाइड या पीडीएफ बनाऊं? यह रहा इस हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें भूख, पोषण, रक्त शर्करा और हार्मोन लेप्टिन और ग्रेलिन की भूमिका को बड़े सहज और मानवीय ढंग से समझाया गया है। जब आप स्टारवेशन मोड, भुखमरी अवस्था में होते हैं, तो आपके शरीर में शुगर लेवल गिरने लगता है, क्योंकि आपको सही पोषण नहीं मिल रहा होता। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और इस कारण ब्लड शुगर लो हो जाता है। शरीर को पर्याप्त शुगर नहीं मिलती तो कई बार आपको चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी जैसी हालत भी हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन का स्तर गड़बड़ाने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इससे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, शुगर लेवल स्थिर रहता है और सबसे अहम, आपका पाचन तंत्र मजबूत और संतुलित बना रहता है। अगर आप हर 2 घंटे में सही खाना खाते हैं तो पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर रहती हैं। लेकिन और याद रखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हर 2 घंटे कुछ भी खाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप चॉकलेट, स्नैक्स या जंक फूड खाएं। जरूरी है कि हर 2 घंटे में पोषण से भरपूर, हल्का और संतुलित आहार लें, जो न केवल पेट को भरता है बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर के 2 बेहद जरूरी हार्मोन की, जो हमारे भूख और संतुष्टि को नियंत्रित करते हैं। लेप्टिन, ग्रेलिन, ग्रेलिन। जब आप बहुत भूखे होते हैं तो शरीर ग्रेलिन बनाता है। ये वही हार्मोन है जो आपको भूख का एहसास कराता है, जैसे कुछ खा लो, अब भूख लगी है। और जब आप पेट भर के खा लेते हैं, जैसे किसी बुफे में बहुत खा लिया, तो शरीर लेप्टिन बनाता है। यह हार्मोन कहता है, बस अब काफी है, अब और खाने की जरूरत नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लेप्टिन और ग्रेलिन को संतुलित रखें। तभी आप अपनी भूख को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने शरीर को समझदारी से पोषण दे सकते हैं। भावनात्मक निष्कर्ष। हमारा शरीर कोई दुश्मन नहीं है। यह तो एक संवेदनशील मित्र है जो भूख से, थकान से और स्नेह से जुड़ा है।
अगर हम इसे सुने, हर 2 घंटे इसकी जरूरत समझे, सही खाना दें, तो ये हमें प्यार से स्वस्थ बनाए रखेगा। अगर आप चाहे तो मैं इस विषय पर एक स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या एक सुंदर माइंड मैप बना सकता हूं, जो आपको हार्मोन, भूख और पोषण को संतुलित करने में मदद करेगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसा कोई टूल तैयार करूं? ये रहा इस हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जो ये समझाता है कि वर्कआउट के बाद शरीर कैसे कैलोरी जलाता है और उस समय भोजन करना कितना जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज या योग करते हैं, तो आप एक अच्छी मात्रा में कैलोरी जला रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज के बाद भी अगले 3 घंटे तक आपका शरीर कैलोरी जलाता रहता है? इस समय पर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर बहुत ज्यादा होता है, यानी शरीर अंदर ही अंदर बहुत तेजी से एनर्जी का उपयोग कर रहा होता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज या योग के 2 घंटे के भीतर आपको सही और संतुलित खाना खाना चाहिए। क्योंकि इस समय आपका शरीर जो भी खाएगा, उसे ज्यादातर एनर्जी में बदलेगा, ना कि फैट में। आपका तेज बीएमआर आपकी पाचन क्रिया को और भी बेहतर बना देता है। इसलिए इस समय अगर आप खाना खाएं, तो खाना एनर्जी में बदलेगा, ना कि शरीर में जमा होकर चर्बी बनेगा। लेकिन एक गलती जो हम में से कई लोग करते हैं, एक्सरसाइज करके घर लौटते हैं, फिर खाना खाने की बजाय सीधे सो जाते हैं या कुछ भी हल्का फुल्का खा लेते हैं। आपका शरीर आपकी मेहनत को पहचानता है। जब आप पसीना बहाते हैं, तो वह तैयार होता है उस मेहनत को फल में बदलने के लिए, बशर्ते आप उसे समय पर प्यार और समझदारी से भोजन दें। वर्कआउट के बाद खाना कोई जरूरत नहीं। ये एक अवसर है जहां आप शरीर को और भी ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय पर एक स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप तैयार करूं? यह आपके वर्कआउट और डाइट को और भी बेहतर समझने में मदद करेगा। यह रहा इस भाग का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें वजन घटाने की प्रक्रिया के एक्टिव फेज और मेंटेनेंस फेज की गहराई से बात की गई है। शुरुआती 1 महीने में हो सकता है कि आपको एडजस्ट होने में समय लगे। शायद फैट लॉस ज्यादा न दिखे, लेकिन हाँ, आपको इंच लॉस जरूर महसूस होगा। यह होता है एक्टिव फेज। यह वह समय होता है जब आपका शरीर बदलाव के लिए तैयार हो रहा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको 5 किलो वजन घटाना है, तो शायद दूसरे महीने तक या तीसरे महीने के बीच तक आप वह लक्ष्य पा सकते हैं। फिर एक्टिव फेज रुक जाता है। जब आप अपना टारगेट वजन या बीएमआई तक पहुंच जाते हैं, तो फैट लॉस की गति रुक जाती है। तब शुरू होता है सबसे कठिन हिस्सा, पासिव फेज।
वजन घटाना उतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि आप कुछ दिन बहुत मोटिवेटेड होकर डाइट और एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन उस वजन को बनाए रखना ये बहुत मुश्किल और महत्वपूर्ण होता है। मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरी है? अच्छी, सही पोषण, नियमित एक्सरसाइज और लंबे समय तक मोटिवेशन। साथ ही आपको आज के जमाने की तनाव भरी जिंदगी, सोशल मीडिया का प्रेशर, वर्क लाइफ स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप इन सभी चीजों को संतुलित कर ले, तो न केवल आपका वजन स्थिर रहेगा, बल्कि आपकी सेहत और जीवन शैली भी बेहतर होगी। जब आप किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके मन में एक उम्मीद होती है, मुझे जल्दी वजन कम करना है, क्योंकि मेरे कजिन की शादी है। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप ये समझते हैं कि ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है, ना कि सिर्फ किसी शादी या छुट्टी तक सीमित। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे सफर को एक हिंदी स्लाइड शो, पीडीएफ नोट्स या माइंड मैप के रूप में तैयार करूं, ताकि आप इसे बार बार देख सकें और प्रेरणा पा सकें? यह आपकी वजन घटाने और उसे बनाए रखने की यात्रा में एक साथी बन सकता है। ये रहा आपके दिए गए भाग का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें वजन घटाने की सच्ची भावना, लक्ष्य और चेतावनी को गहराई से समझाया गया है। अगर आपका वजन घटाने का मकसद सिर्फ विदेश यात्रा के लिए अच्छा दिखना है या किसी खास कपड़े में फिट आना है, तो सोचिए, जब आप वापस लौटेंगे और वही पुराना वजन फिर से लौट आएगा, तो क्या फायदा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वजन स्थायी रूप से कम करना है, ना कि थोड़े समय के लिए। याद रखिए, वजन घटाना सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, कई बार ये की कमी भी हो सकता है। और जब मसल कम होती है, तो आपकी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा जलाने की क्षमता भी गिर जाती है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए डॉक्टर से साफ कहें, मुझे ऐसी डाइट चाहिए जिससे मेरा फैट घटे, मेटाबॉलिज्म बढ़े और मैं स्वस्थ और सक्रिय रहूं। जब भी आप वजन घटाने की यात्रा में हो, तो हर दिन खुद से सवाल जरूर पूछें, क्या मैं खुद को एक्टिव महसूस कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर ऊर्जा बनी हुई है? क्या मैं अपने काम में ध्यान केंद्रित कर पा रहा हूं? ये सवाल आपको सिर्फ वजन कम करने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आपको एक संपूर्ण जीवन शैली सुधारने की दिशा में आगे ले जाएंगे। असली उद्देश्य है फिट दिखना नहीं, बल्कि अंदर से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करना। अगर आप चाहें, यह रहा आपके दिए गए हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें व्यक्ति की अनोखी शारीरिक जरूरतों, योग, मानसिक स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल बदलाव की अहमियत को गहराई से समझाया गया है। हर इंसान का शरीर अलग होता है। मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है। इसलिए आपको एक कस्टमाइज और पोषण युक्त डाइट प्लान की जरूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के लिए उपयुक्त हो। योग इसमें बहुत मदद करता है, ना सिर्फ शरीर को, बल्कि मन और आत्मा को भी मजबूती देता है। आसन आपकी मांसपेशियों को टोन करते हैं, स्ट्रेचिंग से शरीर खुलता है, प्राणायाम और ध्यान से आपकी सांसों में स्थिरता, मन में शांति और तन मन का संतुलन बनता है। ये सिर्फ फिटनेस नहीं, ये एक भीतर से बदलाव लाने वाली जीवन शैली है। एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हमेशा जड़ से इलाज की शुरुआत करते हैं। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो सबसे पहले वे जानने की कोशिश करेंगे, क्या इसकी कोई गहरी वजह है। हो सकता है पीसीओडी हो, थायराइड हो या डायबिटीज जैसी कोई समस्या। वे आपके शरीर की पूरी हिस्ट्री देखकर सही डाइट देंगे, जिससे मूल कारण ठीक हो और शरीर अपने आप संतुलित हो।
अगर कोई मेडिकल समस्या नहीं भी है, तो भी कारण होता है स्टाइल में गड़बड़ी। आपकी नींद कम हो रही है, आपको तनाव बहुत ज्यादा है, आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं। ये सब बातें धीरे धीरे वजन बढ़ने की वजह बनती हैं। और इसी को समझने के लिए वे आपकी दिनचर्या, आदतों और भावनात्मक स्थिति को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इस जर्नी में वे आपको काउंसलिंग और मानसिक समर्थन भी देते हैं, जो किसी भी डाइट या एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा असरदार होता है। निष्कर्ष, ये एक नई सुबह की शुरुआत है, जहां आप खुद को समझते हैं, खुद से जुड़ते हैं और खुद को संवारते हैं, ना केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। यदि आप चाहें, मैं इस पूरे सेगमेंट को ये रहा आपके बताए गए हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर की सोच, वजन घटाने की प्रक्रिया और मरीज की जागरूकता को केंद्र में रखा गया है। एक नेचुरोपैथी डॉक्टर या फिजिशियन का काम सिर्फ इलाज देना नहीं होता, बल्कि हम इसे एक शिक्षा देने की प्रक्रिया मानते हैं। आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया। हाँ, इंस्टाग्राम एक अच्छा माध्यम हो सकता है किसी को शिक्षित करने का, लेकिन गूगल पर जो जानकारी मिलती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे फिल्टर कर करते हैं। पर जब बात नेचुरोपैथी डॉक्टर की आती है, तो हम केवल जानकारी नहीं देते, हम बीमारी की जड़ तक जाते हैं। हम मरीज को सिखाते हैं, समझाते हैं कि उनकी बीमारी का कारण क्या है। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरे पास कोई लड़की पीसीओडी की समस्या लेकर आती है, तो मैं ये वादा नहीं कर सकती कि हाँ, मैं तुम्हारा वजन 1 महीने में 5 से 6 किलो घटा दूंगी। ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमें मरीज को यह शिक्षा देनी होगी कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, तुम्हारे शरीर में हार्मोनल बदलाव है, और हमें पहले उन समस्याओं पर काम करना होगा। जब इन समस्याओं को समझा और संभाला जाएगा, तभी वजन कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। असल बात यह है कि हम मरीज का ध्यान सिर्फ वजन कम करने पर नहीं लगाते, हम उन्हें उनकी स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। जब एक इंसान को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका शरीर कैसे काम कर रहा है और उसकी असली समस्या क्या है, तभी वो उसे सुधारने के लिए संकल्पित होता है। यही सबसे बड़ा अंतर है एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर और अन्य दवाइयों या वजन घटाने की डिग्रीज वाले सिस्टम में। यहाँ हम वजन कम नहीं कराते, हम इंसान को उसकी बीमारी के बारे में सिखाते हैं, उसके शरीर के काम करने के तरीके को समझाते हैं। यही जान ही असली बदलाव लाता है। धन्यवाद। और अब अगला सवाल, आपके अनुसार फास्टिंग, उपवास का वजन घटाने में क्या रोल होता है? क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसका भावनात्मक यह रहा आपके बताए गए हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें थेराप्यूटिक फास्टिंग और अनचाहा वजन बढ़ना जैसे संवेदनशील विषयों को विस्तार से समझाया गया है। अगर आप शाम को देर रात तक काम नहीं करते और दिनचर्या को ठीक तरह से मैनेज करते हैं, तो थेरेप्यूटिक फास्टिंग, चिकित्सकीय उपवास, आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प बन सकता है। लेकिन अगर फास्टिंग थेराप्यूटिक नहीं है या वो आपके शरीर के हिसाब से कस्टमाइज्ड नहीं है, तो इसे करते समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हमेशा किसी डॉक्टर या सही विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही फास्टिंग शुरू करें और उसे समाप्त करें। फास्टिंग की यात्रा सुनने में आसान लगती है, लेकिन कैसे शुरू करें, कैसे समाप्त करें और फास्टिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, यही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर ये सब कुछ सही दिशा में किया जाए, तो फास्टिंग वजन घटाने के विज्ञान का ही हिस्सा है और ये आपके लिए बहुत प्रभावी साबित हो सकती है। अब अगला सवाल है, अनचाहा वजन बढ़ना कैसे रोका जाए? क्योंकि कई बार हमारी जीवन शैली ठीक होते हुए भी हमारा वजन बढ़ता ही जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार।
वो नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं, फिर भी उनका वजन कंट्रोल में नहीं आता। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्यों? अगर आपके पास कोई मेटाबॉलिक बीमारी नहीं है, आपका बीएमआई और बीएमआर भी सामान्य है, फिर भी वजन बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कोई छुपा हुआ कारण जरूर है। बहुत मुमकिन है कि आप किसी छोटे से तनाव से गुजर रहे हो जो आपके शरीर पर असर डाल रहा हो। अब मान लीजिए आपको चॉकलेट या जंक खाना खाने का मन हो रहा है, तो उसे पूरी तरह रोकना मत। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को जबरदस्ती रोकेंगे, तो वो उल्टा और ज्यादा खाने की जिद करेगा। इसकी बजाय अगर दिल से खाने का मन है, तो थोड़ा खा लीजिए, लेकिन संतुलन के साथ। इसे गिल्ट फ्री ट्रीट की तरह ले, ना कि एक पाप की तरह। यह मानसिकता ही है जो आपको वजन घटाने के सफर में आगे बढ़ाती है। फिजिकल हेल्थ से ज्यादा ये लड़ाई मानसिक जागरूकता और संतुलन की है। अगर आप चाहें, मैं इस अनुवाद को एक पीडीएफ, माइंड मैप या स्लाइड प्रेजेंटेशन के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। ये रहा आपके दिए गए वीडियो अंश का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें वजन बढ़ने के मानसिक कारण, संतुलन और दीर्घकालिक लक्ष्य की गहराई से बात की गई है। कई बार मरीज अपने मन की बात नहीं बताते। उन्हें खोलने के लिए हमें खुद सवाल पूछने पड़ते हैं। उन्हें यह समझाना पड़ता है कि उनका वजन क्यों बढ़ रहा है। अगर हम उन्हें यह बात प्यार से समझा पाएं कि आपका तनाव ही आपकी वजन बढ़ने की असली वजह है, तो वो खुद उस पर सोचना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे तनाव को मैनेज करना सीखते हैं, जिससे उनका वजन भी अपने आप कम होने लगता है। हर इंसान के लिए यह जरूरी है कि वो कभी कभी अपने दिमाग और स्वाद को भी सुने। अगर दिमाग को कुछ खाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो उसे थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। बस पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। कभी कभी जुबान को भी खुश करने देना चाहिए, लेकिन संतुलन के साथ। क्योंकि जब हम अपने स्वाद को सम्मान देते हैं, तो मन भी खुश और शांत रहता है और शरीर अपने आप बेहतर फैसले लेने लगता है। अंतिम संदेश, मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं, ऐसा मत कहो। इस तरह की सोच में सिर्फ संख्या होती है, भाव नहीं। अपने लक्ष्य को इस तरह रखो, मैं एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे अच्छा नींद चाहिए, कम तनाव चाहिए। मुझे हर दिन उत्पादक और संतुलित चाहिए। अगर आपने ऐसे लक्ष्य बनाए और वजन घटाना बस एक छोटा हिस्सा रखा, तो आप धीरे धीरे स्थायी रूप से वजन कम कर पाएंगे। यह रास्ता थोड़ा धीमा जरूर होगा, लेकिन यह आपको लंबे समय तक स्वस्थ और संतुलित बनाए रखेगा। अगर आप केवल नंबरों पर ध्यान देंगे, तो कभी कभी वह आपके मनोबल को गिरा सकता है। जैसे एक महीना मेहनत की और वजन नहीं घटा, तो लोग हताश होकर जंक फूड की ओर लौट जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, स्वास्थ्य ही असली लक्ष्य है। वजन घटाना तो बस उस सफर का एक इनाम है। अगर आप चाहें, मैं इस पूरे भावनात्मक हिंदी अनुवाद। यह रहा आपके दिए गए अंतिम हिस्से का भावनात्मक और अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसमें डॉ रश्मि और होस्ट दोनों के बीच की आभार भावना, सीखने का सफर और वजन घटाने की गहराई को दर्शाया गया है। आपके साथ हमने एक बेहद सुंदर यात्रा तय की, जहां हमने जाना कि वजन कम करने का विज्ञान सिर्फ एक कारण पर आधारित नहीं होता। वजन बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं: तनाव, जीवन शैली, नींद, भोजन, हार्मोन, आदतें। और हर कारण को समझकर एक एक करके सुलझाना होता है। आपने जिस स्पष्टता और संवेदनशीलता से हर पहलू को समझाया, वो न सिर्फ छात्रों, बल्कि डॉक्टर्स और आम लोगों को भी मदद करेगा। कई छात्र जो डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, उनके लिए भी ये एक मार्गदर्शन बन जाएगा। आपका योगदान इस क्षेत्र में सचमुच अनमोल है। डॉ रश्मि का उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आकर मेरे लिए भी एक अद्भुत अनुभव रहा। आपके साथ बातें साझा करके मैंने भी कुछ भीतर से जुड़ाव महसूस किया। आप जो कर रहे हैं, वीडियो के जरिए शिक्षा देना,
यह एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे आपका स्पीकर बनकर इस जर्नी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। सार, यह संवाद केवल एक वीडियो इंटरव्यू नहीं था। यह एक दिल को छू लेने वाला, जान से भरा संवाद था, जहां शरीर, मन और भावनाओं को जोड़ते हुए वजन कम करने को केवल संख्या नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली परिवर्तन के रूप में देखा गया। यदि आप चाहे, तो मैं इस पूरे